नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम उसी चैप्टर में हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों उसी चैप्टर में आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेसिमल। जिसका नाम है डेसिमल। दोस्तों डेसिमल को हिंदी में हम कहते हैं दशमलव। डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। ठीक है दोस्तों, डेसिमल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। डेसिमल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग दशमलव, एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक है दोस्तों, डेसिमल आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेसिमल। क्या है? डेसिमल है। डेसिमल है। और ये जो डेसिमल है दोस्तों, इसके दो टाइप होते हैं। दोस्तों डेसिमल होता है दो प्रकार के। दोस्तों डेसिमल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है टर्मिनेटिंग दशमलव। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक मिनट हो जाइए। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला होता है दोस्तों होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा जो होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों डेसिमल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, और आपको अच्छे तरीके से पता होगा दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डेसिमल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। दोस्तों वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है। दोस्तों बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में लिखा है कि वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। दोस्तों टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं एग्जांपल में देखना चाहूं, एग्जांपल में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे 2.5 है। हाँ कि ना? हाँ, आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट लिखा हुआ है। मतलब ये क्या है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने अगली संख्या लिखी 3.53। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या सीमित है, जाकर रुक गई है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल है। हाँ दोस्तों, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, दोस्तों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल है। दोस्तों ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हो। दोस्तों ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 25/10 लिख सकता हूँ। अगर इसे लिखना चाहूं तो 353/100 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। अब बात आता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? दोस्तों वे दशमलव जो दशमलव बिंदु के बाद कभी खत्म नहीं होते हैं। दोस्तों बात आता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों वे दशमलव जो दशमलव बिंदु के बाद जो दशमलव बिंदु के बाद कभी खत्म नहीं होते हैं, उन्हें नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में जैसे 2.5555555, जैसे 2.55555, तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। क्योंकि आप देख रहे हैं दशमलव पॉइंट के बाद क्या है, जो अंकों की संख्या वो रिपीट हो रही है बार बार। हाँ, ये अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कभी खत्म हो रहा है, कभी नहीं खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे दोस्तों 3.537... तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है डिजिट है, वो बार बार आगे बढ़ रहा है।
आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या कभी खत्म हो रहा है, कभी नहीं। तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। दोस्तों डेसिमल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वे एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है परमेय संख्या होता है, इसलिए हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बात आता है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, मतलब अंकों की संख्या कभी खत्म नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। बहुत अच्छा। अब दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गई है, हो गया हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई है। दोस्तों आगे चलकर नॉट टर्मिनेटिंग, दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग के भी दो प्रकार होते हैं। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो प्रकार होते हैं। आगे मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो प्रकार होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो प्रकार होते हैं। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। आखिर दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या? अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। आखिर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं? तो वे दशमलव जिनमें अंकों का एक समूह, वे दशमलव जिनमें अंकों का एक समूह बार बार रिपीट होता है। दोस्तों वे दशमलव जिनमें अंकों का एक समूह बार बार रिपीट होता है और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। दोस्तों वे दशमलव जिनमें अंकों की संख्या बार बार रिपीट होती है, वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या बार बार रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं तो जैसे 0.33333, तो क्या हो रहा है, एक डिजिट दशमलव के बाद क्या हो रहा है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। जैसे 0.35555, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आया वो तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो डिजिट आया है बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल के एग्जांपल है। दोस्तों ये जो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, उन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं।
दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो डेसिमल होता है उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इन सभी ये जो हमारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन्हें अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कभी? हाँ दोस्तों नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जो होता है उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 0.33333 जो है अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 0.35555 जो हो रहा है अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहूँ तो इसे भी मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। आपको यहाँ तक समझ में आया हो गया? हाँ। अब बात आती है कि नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं? वे दशमलव जिनमें कोई भी अंक या अंकों का समूह कभी रिपीट नहीं होता है। कोई भी वे दशमलव जिनमें दशमलव के बाद कोई भी डिजिट या डिजिट का समूह कभी रिपीट नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे 0.3572 आगे ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं उनमें से पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ तो ये नोट टर्मिनेटिंग और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नोट टर्मिनेटिंग और एंड नोट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं 0.52924। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिजिट है पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। दोस्तों ये जो होता है ये जो नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल होते हैं इन्हें कभी भी हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं। अगर पी बटे क्यू के रूप में इन्हें हम लिख नहीं सकते हैं तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगर दोस्तों हम नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसलिए ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन नोट टर्मिनेटिंग एंड नोट रिकरिंग डेसिमल को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होती। मतलब एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कहोगे? हाँ ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दोस्तों मैंने एक संख्या लिखा 0.3333। ये दोस्तों आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का डेसिमल है? और ये नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। हाँ दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए किस प्रकार का डेसिमल है। कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो जब पॉइंट के बाद डिजिट का समूह या कोई डिजिट का समूह बार बार रिपीट होता है उसे हम कहते हैं नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। हाँ अगर दोस्तों ये नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कहोगे हाँ तो ठीक है। अगर हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो लिखकर दिखाइए क्या लिखेंगे। कहोगे हम नहीं लिख पाएंगे। मैंने कहा तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो आप लिखकर दिखाइए। कहोगे नहीं लिख पा रहे हैं, हम पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे लिखें इसे पी बटे क्यू के रूप में। मैंने कहा ठीक है। तो आइए दोस्तों हम ये जो नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जो है इन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम नोट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों x बराबर 0.333333 दिया गया है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों x बराबर 0.3333 दिया गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। दोस्तों 0.732
अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, देखिए जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर एक अंक बाद लग जाएगा। हाँ, मतलब हो गया, मतलब 7.32 प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जब दोस्तों मैंने एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जिसमें एक जीरो था, तो ये पॉइंट जो है एक अंक पीछे खिसक गया। हाँ एक अंक पीछे खिसक गया। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ। अच्छा 0.732 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तब होगा, देखिए ये पॉइंट जो है दो अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब हमें 73.2 प्राप्त होगा। हाँ, जब दोस्तों मैंने ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जिसमें दो डिजिट है, दो जीरो है, तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट जो है दो अंक बाद खिसक गया। हाँ, दो अंक बाद खिसक गया। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ। दोस्तों जब 0.732 में मैंने अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा कहोगे? देखिए ये जो पॉइंट है 3 अंक बाद खिसक जाएगा, 3 अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब मुझे मतलब 732.0 प्राप्त होगा, मतलब 732.0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जब मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें एक जीरो है, तो ये पॉइंट एक अंक पीछे खिसक जा रहा है। जब मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें दो जीरो है, तो ये जो दशमलव है दो अंक पीछे खिसक जा रहा है। जब मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें तीन जीरो है, तो ये पॉइंट तीन अंक पीछे खिसक जा रहा है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए यहाँ पर इस चीज को समझाया जिससे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाना उचित समझा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। दोस्तों मैं जब इधर से दोस्तों मैंने दोनों साइड क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों, इसमें भी दोस्तों मैंने दोनों साइड क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कर रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 10x प्राप्त होगा। हाँ, अच्छा जी 10x तो प्राप्त हो गया, लेकिन इधर क्या प्राप्त होगा कहोगे? देखिए जब आप 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है एक अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब मुझे प्राप्त होगा 3.33333 और ये अनंत तक प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं क्या तोड़ के, एक मिनट सुनिए, क्या मैं 3.53 को 3+3+3+0.53 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी प्रयोग किया, यही चीज यहाँ पर भी प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, 10x को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, 10x को मैंने वैसे ही लिख दिया, लेकिन मैंने इसके साथ छेड़खानी कर दी। मैंने क्या किया, इसे लिख दिया 3+0.33333 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, आपने 0.33333 को आपने x माना था। हाँ, तो क्या मैं इसकी जगह x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। दोस्तों 0.3333333 जो अनंत तक लिखी गई है उसे आपने x माना था, तो क्या मैं इसकी जगह x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसकी जगह x लिखा, और जब x लिखूंगा तो ये x इधर आएगा और 10x में से एक x घटाना पड़ेगा, आएगा 9x। हाँ लोग, यहाँ क्या आएगा, 9x आएगा। हाँ लोग, यहाँ 9x आएगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक, अब दोस्तों ये तो खत्म हो गया, बचा है क्या, 3 बचा है। तो x बराबर क्या आया कहोगे? x बराबर देखा जाए तो 3/9 आया, 3/9 आया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा डिजिट यहाँ पर लेना था, 3 की जगह ऐसा डिजिट लेना था जो 9 से डिवाइड ना हो, तब और अच्छी तरीके से समझ में आता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं 3 ले लिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर डिवाइड मत करिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3/9 निकल कर आई। हाँ दोस्तों, x को हमने माना क्या था दोस्तों 0.333, और मैं किनारे लिख दूं कहोगे? हाँ लिख दूंगी, थोड़ा और मैं किनारे लिख देता हूँ। ठीक है,
दोस्तों आपने 0.3333 को आपने x माना था। हाँ हाँ दोस्तों आपने 0.1 मिनट रुक जाएंगे। दोस्तों आपने 0.3333 को x माना था। हाँ और x की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 3/9 निकल कर आई है। मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? 3/9 निकल कर आई है। आप लोग यहाँ मतलब मैं 0.33333 को 3/9 लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ मतलब अगर मैं 3/9 को, दोस्तों ये 3/9 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो p बटे q के रूप में लिखा है। मतलब अगर मैं 0.3333 को मैं p बटे q के रूप में लिखना चाहूँ, मतलब मैं अगर 0.333 को एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 3/9। 3/9 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? तो बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ पर सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आई हो गया? हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों एक चीज ये तो कंफर्म हो गया कि भैया 0.333 को अगर मैं p बटे q के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो 3/9 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। एक बात बताइए, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर सारी चीजों को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 0.0.57 डॉट 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 को p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं इसे p बटे q के रूप में क्या लिखूंगा? हमें नहीं पता। हाँ दोस्तों ये हमारा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है, इसलिए हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कभी हाँ तो क्या अगर मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूं तो मैं इसे क्या लिखूं? कभी हमें नहीं पता। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे अगर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो हम इसे क्या लिखें। आइए पता करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों x बराबर 0.577777 दिया गया है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 से दोनों और मल्टीप्लाई कर लिया। 100 से दोनों और मल्टीप्लाई कर लिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 से दोनों और मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं 100 से दोनों और मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 100x प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ और जब मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे चली जाएगी। मतलब मुझे प्राप्त क्या होगा? मुझे प्राप्त होगा 57 डॉट 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 अनंत तक ऐसे प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 57 प्लस 0.5777 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर भी की। 100x ये है हो गया हाँ, और इसे मैंने तोड़ दिया 57 प्लस 57 प्लस 0.57 डॉट 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 अनंत तक ऐसे नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपने 0.5757 को आपने x माना था, तो क्या मैं इसे x लिख सकता हूँ इसकी जगह पर? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ तो ये x इधर आएगा और ये 100x में से एक x घटाना पड़ेगा तो 99x आएगा। हाँ तो 99x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 57 प्राप्त हुआ। हाँ 57 प्राप्त हुआ। हाँ 57 प्राप्त हुआ। आपको समझ में आ रहा है? हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा 57 प्राप्त, ठीक है। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आई? x की वैल्यू देखा जाए तो 57/99 निकल कर आई। 57/99 निकल कर आई। आप लोग देखो दोस्तों आपने 0.57 डॉट 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 को आपने x माना था। आप लोग आपने x माना था और x की वैल्यू क्या है? 57/99 है। मतलब 0.5757 की वैल्यू निकल कर आई है 57/99 निकल कर आई है। 57/99 एक परिमेय संख्या है। हम लोग हाँ मतलब अगर मैं 0.5757 को p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं उसे लिख सकता हूं, उसे लिखूंगा 57/99। हाँ लोग हाँ 57/99 लिख सकता हूँ। हाँ लोग हाँ
तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि 0.575757 डॉट 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 को अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो उसे मैं लिख सकता हूं 57/99, 57/99 लिख सकता हूं। आप लोग देखो 57/99 लिख सकता हूं। आप लोग हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 0.333333 को पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए जो डिजिट रिपीट हो रहा था, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा था, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहा है। आपको देखा दोस्तों यहाँ पर पी बटे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए आपने क्या किया है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिखा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी 9 से डिवाइड किया है। आपने यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो एक 9 से आपने डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार 3/9 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.333 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 3/9 लिख सकता हूँ। यही तो प्रक्रिया की गई है, कहोगे हाँ यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उन दोनों डिजिट को लिखा गया है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने 9 से डिवाइड कर दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 0.5757 को मैं अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो 57/99 लिखूंगा। दोस्तों अगर आपको तेजी से बताना है कि अगर दोस्तों आपको नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को बताना है तेजी से कि पी बटे क्यू के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आप कुछ यही लॉजिक लगाकर आप तेजी से बता सकते हैं। आपको क्या करना है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिखिए और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका पी बटे क्यू के रूप में निकल कर आ जाएगा। मतलब उस संख्या को हम उस तरीके से पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई हो? हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हमें डिटेल से नहीं जाना है, दोस्तों ये प्रक्रिया तभी अपनाना है, ये जो मैं आपको प्रक्रिया बताया हूँ ये तभी अपनाना है जब पॉइंट के बाद तुरंत डिजिट की संख्या रिपीट होने लगे, डिजिट रिपीट होने लगे, ठीक है, डिजिट रिपीट होने लगे तभी ऐसा करना है यहाँ पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए दोस्तों 0.777 डॉट 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 डॉट, दोस्तों इस 0.77 बार बार डॉट 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 ये अनंत तक लिखी गई है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.7 के ऊपर बार। इसका मतलब दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, दोस्तों दोनों का मतलब एक है, चाहे मैं 0.777777 कहूँ और चाहे मैं 0.7 के ऊपर बार कहूँ, बात एक ही है। इसका मतलब है कि 7 जो है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों ये वास्तव में किस डेसिमल का एग्जांपल है, कहोगे ये नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी किसका एग्जांपल है, कहोगे ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जो होता है उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस चीज को मैं अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं। हाँ मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट के बाद देखा जाए तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो आप मुझे लिखकर दिखाइए। कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद, कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से भी आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है, उसे लिख लिया। तो भाई देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, कहोगे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैंने उतने 9 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल कर आया, कहोगे 7/9 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.7777 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो उसे 7/9 लिखूंगा। हाँ 7/9 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप यहां से भी समझ सकते हो दोस्तों, पॉइंट के बाद 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 जो है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ दोस्तों अगर मैं यहां से भी इसे भी सोल्व करना चाहता हूं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर मैं यहां पर सोल्व करना चाहूं तो कैसे करेंगे इसे भी देख लेंगे। दोस्तों पॉइंट के बाद 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 जो डिजिट है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ
अगर दोस्तों मुझे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद उसे ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ भैया, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है तो भैया 7 डिजिट रिपीट हो रहा है, उसे लिख दिया। दोस्तों कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो भैया एक ही डिजिट पे बार लगा है इसलिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये निकल कर आया 7/9। मतलब अगर मैं इसे 0.7 के ऊपर बार जो लगा है, 0.7 के ऊपर जो बार लगा है, अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे मैं लिखूंगा 7/9, उसे लिखूंगा 7/9। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये देखिए कह रहा है कि 0.777777 और कह रहा है कि 0.533333 को भिन्न में परिवर्तित करिए, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। हो गया हाँ, कह रहा है 0.777777 को 7777 ये अनंत तक लिखिए, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल एक ही डिजिट पॉइंट के बाद, पॉइंट के ठीक बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। हाँ लोग, हाँ जो डिजिट रिपीट होता है दोस्तों उसे लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हो गया देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने डिजिट से हम उतने 9 से भाग देते हैं, उतने 9 से एक डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने एक 9 से भाग दे दिया। इस प्रकार 7/9 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.77777 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 7/9 लिखूंगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला कह रहा था कि 0.53333 को भिन्न में परिवर्तित करिए, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। ये जो कहना चाह रहा था हाँ, कह रहा है कि 0.53333 को पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के ठीक बाद दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। हाँ तो हाँ, अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर पी बटे क्यू के रूप में इसे लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए? होगा देखिए जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन्हें लिख दीजिए, जो डिजिट के समूह रिपीट हो रहा है उसे लिखिए। मैंने कहा ठीक है, तो वह देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो दो डिजिट रिपीट हो रहे थे, दोनों दो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार 53/99 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.5333 को अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो उसे लिखूंगा 53/99 लिखूंगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 के ऊपर बार लिखा है, कह रहा है कि 0.5 के ऊपर बार लिखा है, उसके बाद 0.54 के ऊपर बार लगा है, उसके बाद 0.543 के ऊपर बार लगा है। हाँ कह रहा है इसे भिन्न में परिवर्तित करिए, मतलब इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। यही तो कहना चाह रहा है। हो गया हाँ, ठीक है, तो आइए हम एक एक को हम पी बटे क्यू के रूप में यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। आइए हम इन तीनों क्वेश्चनों में से एक एक को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कहोगे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 को कह रहा है 0.5 के ऊपर बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। ये तो कह रहा है। कहोगे हाँ, दोस्तों 0.5 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि पॉइंट के बाद जो 5 लिखा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है अनंत तक। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है ये जो 0.5 के ऊपर बार लिखा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। ठीक है, तो लिखकर दिखाइए। कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दिखा है तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद उसे लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया। उसके बाद कहोगे देखिए जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? कहोगे एक डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो मैंने उतने 9 एक 9 से डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार 5/9 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.5 के ऊपर जो बार लगा है अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूं तो उसे लिखूंगा 5/9। क्या लिखूंगा? 5/9 लिखूंगा। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.54 के ऊपर बार लगा है, 0.54 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है कि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। अच्छा 0.54 के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि पॉइंट के बाद जो देखिए इसका मतलब यही है कि पॉइंट के बाद जो 54 लिखा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, अगर 54 के ऊपर बार लगा है पॉइंट के बाद जो 54 लगे हैं
54 लिखे गए हैं, अगर उनके ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद जो 54 है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये वास्तव में लिखा है 0.54 54 54 54 54, ये अनंत तक लिखा गया है। हाँ तो कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। तो वे देखिए, अगर हमें इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो हमें सबसे पहले जो डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है उसे लिखना पड़ेगा। तो जो डिजिट का कौन डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है, कहोगे 54 रिपीट हो रहा है, तो 54 लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, 2 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार 54/99 निकल कर आया। मतलब अगर मैं इसे, ठीक है, 54/99 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.54 के ऊपर बार जो लिखा है उसे मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो 54/99 लिख सकता हूँ। अब हाँ दोस्तों, ये तो लिख सकते हो, लेकिन आप इसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लीजिए, क्योंकि सोल्व तो हो रहा है, क्योंकि हाँ ठीक है। तो मैंने सोल्व कर लिया। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो उत्तर में जो हमारा आंसर है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कट पीट कर छोटा हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे। अच्छा 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 9 11 में तो क्या निकल कर आया, 6/11 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 0.54 0.54 को डॉट 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 इसको अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो 6/11 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 6/11 लिखूंगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, 6/11। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, कहोगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि 0.543 को भी पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। यही तो कह रहा था, कहोगे हाँ। कह रहा था कि 0.5, कह रहा है 0. तीसरा हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि 0.543 के ऊपर जो बार लगा है, उसे भी आप पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। हाँ कहोगे हाँ, यही तो कहना चाह रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट के बाद जो तीनों डिजिट लिखे गए हैं इनके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो 543 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये वास्तव में 0.543 543 543 और ये अनंत तक लिखी गई है। हाँ कहोगे हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। और इसी चीज को हमसे कह रहा है पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, कहोगे देखिए पॉइंट के बाद जो नंबरों का डिजिट है, जो डिजिट का समूह है वो जो रिपीट हो रहा है, जो कहोगे देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है उसे लिखिए। मैंने लिख दिया, 543 रिपीट हो रहा था, मैंने लिख दिया। अब क्या करना, कहोगे देखिए जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कहोगे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 3 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 9 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। मतलब अगर मैं 0.5, तो इस प्रकार दोस्तों हमें 543/999 प्राप्त हुआ। मतलब अगर मैं 0.543 के ऊपर जो बार लगाया अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखूंगा 543/999। हाँ तो हाँ, आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर छोटा डिवाइड हो रहा है तो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सोल्व हो रहा है 3 से, तो मैंने कर लिया 3 एकन 3 3 अट्ठे 24 3 एकन 3। हाँ मतलब अच्छा 3 से नीचे भी होगा, तो भी हाँ 3 से अगर ऊपर आपने किया है तो 3 से नीचे भी डिवाइड करोगे। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 0.543 के ऊपर बार जो लिखा है अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखूंगा 181/333, 181/333 लिखूंगा। हाँ हाँ 181/333 लिखूंगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, होगा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.19 के ऊपर बार लिखा है, उसके बाद 0.73 के ऊपर बार लगा है, उसके बाद 0.589 के ऊपर बार लगा है। कह रहा है इसे भिन्न में परिवर्तित करिए, कह रहा है इसे भिन्न में परिवर्तित करिए। कह रहा है इसे भिन्न में परिवर्तित करें। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल में ही आदमी करवाता है, कोई भी टीचर हो 4-5 ही एग्जाम्पल करवाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। मैंने करवा दी है और ये कर ले जाओ, अपने आप ही कर ले जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। कह रहा है कि 0.19 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। कह रहा है 0.19 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कि बताइए ये जो पॉइंट के बाद 19 के ऊपर बार लगा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो 19 है बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब वास्तव में ये 0.19191919 ये अनंत तक लिखा गया है। और इसी चीज को हमसे कह रहा है पी बटे क्यू के रूप में लिखिए, कहोगे हाँ।
पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के ठीक बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है, उसे आप लिख दीजिए। अगर आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, मैंने लिख दिया। आप क्या करना होगा, देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार निकलता है 19/99। मतलब अगर मैं 0.19 के ऊपर जो बार लगा है उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखूंगा मैं 19/99 लिखूंगा। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 0.73, अगला क्वेश्चन 0.73 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। अच्छा, ये पॉइंट के बाद जो 73 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट के बाद जो 73 है बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, मतलब ये वास्तव में 0.73 ये अनंत तक लिखा गया है और इसी को हमसे कह रहा है कि पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। हाँ, अच्छा, अगर मुझे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है 0.73 के ऊपर जो बार लगा उसे, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसे लिखिए। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए 2 9 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार 73/99 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अगर मैं 0.73 को 0.73 के ऊपर जो बार लगा है, अगर मैं उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखूंगा 73/99। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.589 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। कह रहा है 0.589, यही तो क्या है, हाँ कह रहा है 0.589 के ऊपर बार लगा है और आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखकर दिखाइए। यही तो कह रहा है, हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा पॉइंट के बाद ये 589 के बाद 589 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 589 बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, तो मेरा मतलब वास्तव में ये लिखा है 0.589 589 589 589, यही सब तो लिखा है। क्योंकि हाँ यही सब लिखा है, यही सब लिखा है। मैंने कहा ठीक है जी। मतलब हमने इसी को कह रहा है पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। कभी हाँ, अगर दोस्तों मुझे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसे लिख दीजिए शांतिपूर्वक। मैंने कहा ठीक है, शांतिपूर्वक मैंने लिख दिया। अब क्या करना चाहिए? देखिए जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 3 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस प्रकार 589/999 प्राप्त हुआ। मतलब अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाह रहा हूँ 0.589 के ऊपर जो बार है, अगर उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे मैं लिखूंगा 589/999, 589/999 लिखूंगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे अगर पॉइंट के ठीक बाद अगर पॉइंट के ठीक बाद जो डिजिट लिखे गए हैं वो रिपीट होने लगे तो उसे हम कैसे पी बटे क्यू के रूप में लिखें, ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। तो इसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, आप पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब रूट 0.3 कह रहा है 0.037 के ऊपर बार लिखा है। ठीक है, तो क्यूब रूट के अंदर लिखा है 0.037 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हाँ, यही तो कह रहा है। क्योंकि हाँ ठीक है जी, 0.037 और ये 0.037 है, इसके ऊपर बार लगा है। हाँ, कह रहा है इसका मान क्या हुआ, ये तो कह रहा है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपको चित्र किस पता है कि 0.37 को मैं लिख सकता हूँ जीरो जीरो पॉइंट दोस्तों ये जो 0.037 के ऊपर बार लगा है, अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.37/999 लिख सकता हूँ। मतलब 37/99 लिख सकता हूँ, 37/999 लिख सकता हूँ। आप लोग हाँ ठीक है, तो इसे दोस्तों मैंने क्या किया, इसे मैं पी बटे क्यू के तो रूप में लिख सकता हूँ। हाँ,
इसे P बटे Q के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसे P बटे Q के रूप में लिख लिया, ठीक है, P बटे Q के रूप में लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इसे P बटे Q के रूप में लिखता हूँ तो इसे क्या लिखता हूँ? 37/999 लिख सकते हो, मतलब 37/999 कहोगे, हाँ ये लिख सकते हो। तो मैंने यही चीज अपनाया यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 37 एक ऐसा नंबर है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों 37 एक ऐसा नंबर है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 37 एक ऐसा नंबर है कि अगर कोई डिजिट 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उस डिजिट को जरूर 37 डिवाइड करेगा, उस संख्या को जरूर 37 डिवाइड करेगा। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 37 एक ऐसा नंबर होता है, 37 एक ऐसा नंबर होता है कि अगर अगर कोई संख्या, किसी संख्या में कोई डिजिट जो है 3 बार रिपीट कर देता है, तो उस संख्या को वो 37 डिवाइड करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 999 लिखा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो 9 है 3 बार रिपीट किया गया, इसलिए ये जो 37 है इस 999 को जरूर डिवाइड कर सकता है। अच्छा कितनी बार में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा देखिए, जब आप इसे डिवाइड करोगे, तो देखिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे प्राप्त, अच्छा इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 999 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 111 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 111 लिख सकता हूँ। हाँ तो यहाँ दोस्तों 37 से 111 को काटूंगा तो 3 आएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो मुझे अंदर मिलेगा 1/9 इंटू 3 मिलेगा। हाँ मतलब 1/27 मिलेगा। हाँ अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ 999 को तो 1/27 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो क्यूब रूट लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया और 1/27 लिख दिया, 1/27 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब यही है कि हमें 1/27 का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा इसका मतलब, इसमें भी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि 1 का भी हमें क्यूब रूट निकालना है, 27 का भी क्यूब रूट निकालना है। अच्छा 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो हाँ 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो क्यूब रूट 0.037 के ऊपर जो बार लगा है उसकी वैल्यू जो होगी 1/3 होगी, 1/3 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो हाँ, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हमें ऐसे ऐसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को P बटे Q के रूप में लिखना होगा, जहां पर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं अगर वो रिपीट करें तब उन्हें कैसे लिखें, ठीक है। दोस्तों अभी तक हम ऐसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को P बटे Q के रूप में लिख रहे थे, जिसमें पॉइंट के ठीक बाद डिजिट रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को P बटे Q के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पॉइंट के ठीक बाद के जो डिजिट होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, पॉइंट के ठीक बाद आने वाले डिजिट रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब उनको हम P बटे Q के रूप में यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइट आ जाने दीजिए।